H.C. राय चौधरी 1892 से 1957 ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक के प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया और B.A. स्मिथ द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रम के बादलों को लगभग पूरी तरह से साफ कर दिया। भारतीय इतिहासकारों में R.C. मजूमदार को सबसे वरिष्ठ समझा जाता है। उन्होंने प्राचीन भारत से स्वतंत्रता संग्राम तक के इतिहास के बारे में कई पुस्तकें लिखी हैं। उनके प्रधान संपादकत्व में 11 खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस अनेक खंडों वाली पुस्तक माला में भारत के प्रागैतिहासिक काल से 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक के भारतीय इतिहास और भारतीय सभ्यता का निरूपण एवं विवेचन किया गया है। नीलकंठ शास्त्री ने दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में भारी योगदान दिया। उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। इसी प्रकार आर के मुखर्जी ने हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया जैसी उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी। P.V. काने संस्कृत के एक महान विद्वान थे। उनकी महान कृति हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, P.V. काने द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जिसके 5 खंड और 6000 से अधिक पृष्ठ हैं, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों तथा प्रथाओं का एक विश्वकोश है। इन महान विद्वानों के योगदानों से ईसाई धर्म प्रचारकों और साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा फैलाई गई धुंध को साफ करने में सफलता मिली। इतिहास की मार्क्सवादी विचारधारा। इतिहास लेखन के मार्क्सवादी विचारधारा पिछली शताब्दी में इतिहास लेखन की सर्वाधिक प्रभावशाली विचारधारा थी। मार्क्सवादी इतिहास के सार्वभौम नियमों और चरणों में विश्वास करते थे। उनका मानना है कि सभी समाज इतिहास के कम से कम 5 चरणों में से गुजरते हैं: आदिम साम्यवाद, दास्ता साम्यवाद और पूंजीवाद, और 5वां है साम्यवाद। इस तरह से 5 चरणों में सभी समाज गुजरते हैं। ये चरण कार्ल मार्क्स और F. एंजिल्स ने परिभाषित किए थे, जो साम्यवाद के प्रतिपादक थे। मार्क्स को भारत के बारे में सतही जानकारी थी और वह जातीय पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। वह भारत को ब्रिटेन द्वारा दास बनाए जाने का समर्थक था और उसने भारत को एक बिना इतिहास वाला, पिछड़ा और असभ्य देश कहकर उसकी उपेक्षा की। उसने 1853 में लिखा कि इस प्रकार भारत पराजित होने से नहीं बच सकता था और भारत का संपूर्ण पिछला इतिहास यदि कुछ है तो उन उत्तरोत्तर पराजयों का इतिहास है जो उसने झेली है। भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं है। ये बात जो है कार्ल मार्क्स ने कही है। इसके बाद फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा एक सार्वजनिक, प्रभावशाली और प्रमुख विचारधारा बन गई। मार्क्स की योजना का अनुसरण करते हुए भारत का इतिहास फिर से लिखा जाने लगा। परिणामतः आदिम साम्यवाद, दास्ता साम्यवाद और पूंजीवाद को भारतीय इतिहास पर लागू किया जाने लगा। साम्यवादी विचारधारा की भांति इस विचारधारा को भी भारतीय सभ्यता में कोई अच्छी चीज़ दिखाई नहीं देती। मार्क्स की तरह उसका विचार है कि भारतीय साहित्य में जो कुछ भी अच्छा है वह विजेताओं का योगदान है और इसलिए इस विचारधारा के अनुसार कुषाण काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल है। सातवाहन अथवा गुप्त काल नहीं। गुप्त वंश के समय से 12वीं शताब्दी ईस्वी में मुसलमानों की विजय तक के काल को सामंतवाद का युग अर्थात अंध युग कहा गया, जिसमें हर चीज़ का पतन हो गया था। लेकिन तथ्य तो यह है कि राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद इस तथाकथित अंध युग में साहित्य, विज्ञान, कला, स्थापत्य, अर्थव्यवस्था आदि के क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ। भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार सभी सामाजिक और धार्मिक विचारों
रीति रिवाजों और संस्थाओं की आर्थिक व्याख्या करने पर जोर देते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म और आध्यात्मिक से चिढ़ है। इसलिए साधु संतों और ऋषि महात्माओं के प्रति उनकी अनादर की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। डी.टी. कौशाम्बी को मार्क्सवादी इतिहास की विचारधारा का अग्रदूत माना जा सकता है। डी.आर. चान्ना, आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, इरफाम हबीब, विपिन चंद्र और सतीश चंद्र भारत के कुछ प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार। सोवियत संघ के विघटन के बाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन अपनी चमक दमक खो बैठा है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुविषयक दृष्टिकोण। पिछले 10 वर्षों में पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, मानव विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे विभिन्न विषय क्षेत्रों से विशाल मात्रा में आधारभूत जानकारी प्राप्त होने से प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में एक नई रुचि उत्पन्न हुई है। बहुत से विद्वानों ने पुराने सांचे की जंजीरों को तोड़ दिया है और वे विभिन्न विषयों में प्राप्त जानकारी के प्रकाशन में प्राचीन भारतीय इतिहास का अवलोकन कर रहे हैं। इसे बहुविषयक दृष्टिकोण कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। मुख्य रूप से इन स्रोतों को 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है: साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य साहित्यिक को तथा इसके अलावा विदेशियों द्वारा लिखे गए वृत्तांतों को शामिल किया जा सकता है। पुरातत्व के अंतर्गत पुरालेखों, सिक्कों, स्थापत्य अवशेषों, पुरातत्वीय अन्वेषणों एवं उल्लेखों, उत्खननों को शामिल किया जाता है। साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय साहित्यों की विश्वसनीयता से बहुत वाद विवाद रहा है। यह मत स्पष्ट किया जाता है कि अधिकांश भारतीय साहित्य का स्वरूप धार्मिक है और भारतीयों द्वारा पुराणों और महाकाव्यों जैसे जिस साहित्य होने का दावा किया जाता है उसमें घटनाओं और राजाओं की कोई निश्चित तिथियां नहीं दी गई हैं। बहुत से उत्कीर्ण लेखों, सिक्कों और स्थानीय वृत्तांतों से इतिहास लेखन के कुछ प्रयत्नों का संकेत अवश्य मिलता है। पुराण और महाकाव्यों में इतिहास के प्रारंभिक तथ्य सुरक्षित हैं। हमें राजाओं की वंशावलियों और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, लेकिन कालक्रम के अनुसार उनका विन्यास करना कठिन है। वैदिक साहित्य में मुख्यतः 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आते हैं। इनकी भाषा को वैदिक भाषा कहा जाता है। वेदों में राजनीतिक इतिहास का कुछ खास उल्लेख नहीं है, लेकिन उनमें से हमें वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा यानी स्वर विज्ञान, कल्प मतलब कर्मकांड और व्याकरण, निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, निरुक्त यानी व्युत्पत्ति विज्ञान, छंद और ज्योतिष खगोल विज्ञान। संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। सूत्रों में लिखने की यह उत्कृष्ट कला चरम परिणति है, जिसमें प्रत्येक अध्याय बड़े सुनिश्चित रूप से परस्पर गूंथा हुआ है। वेदों के अलावा ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों को भी वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है तथा उन्हें उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। आरण्यक ग्रंथों और उपनिषदों में विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं के बारे में चर्चाएं की गई हैं। पुराण, जिनकी संख्या 18 है, मुख्यतः ऐतिहासिक विवरण है।
ऐतिहासिक अध्ययन की 5 शाखाएं पुराण की विषय वस्तु हैं। ये हैं सर्ग, प्रतिसर्ग और मनवंतर, फिर वंश और वंशानुचरित, बाद में तीर्थों और उनके महात्म्य के वर्णन को भी इसमें शामिल किया गया है। जैन व बौद्ध साहित्य प्राकृत व पाली भाषाओं में लिखे गए। जैन और बौद्ध साहित्य प्राकृत और पाली भाषा में लिखे गए। प्राकृत संस्कृत भाषा का एक रूप था और प्रारंभिक जैन साहित्य अधिकांशतः इसी भाषा में लिखा गया। पाली को प्राकृत भाषा का एक रूप समझा जा सकता है जिसका चलन मगध में था। अधिकांश प्रारंभिक बौद्ध साहित्य इसी भाषा में लिखे गए। बौद्ध भिक्षुओं के साथ यह भाषा श्रीलंका पहुंची और वहां एक प्रमुख भाषा बनी हुई है। जातक कथाओं के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध कृतियों का भी ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि उनका संबंध बुद्ध के पूर्व जन्मों से है। ऐसी 550 से अधिक कथाएं हैं। धर्मसूत्र स्मृतियों में सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनियम निर्धारित हैं। इन्हें प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज के लिए संविधान व विधि पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जा सकता है। इनका संकलन 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच किया गया। इसमें मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सर्वाधिक प्राचीन और प्रसिद्ध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो राजतंत्र से संबंधित ग्रंथ है, मौर्य काल में लिखा गया। यह पुस्तक 15 अधिकरणों अर्थात अध्यायों में विभाजित है। विभिन्न अध्याय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न विषयों के बारे में है। विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस में भी समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्र पुष्यमित्र के शासनकाल की कुछ घटनाओं पर आधारित हैं। बाणभट्ट का हर्ष चरित्र ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित गोडवाहो नामक पुस्तक लिखी। इसी प्रकार विल्हण द्वारा रचित विक्रमांक देवचरित में उत्तरवर्ती चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के विजय का वर्णन है। विभिन्न राजाओं के जीवन के आधार पर लिखी गई कुछ अन्य रचनाएं हैं। जयसिंह का कुमारपाल चरित, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित अथवा द्रवाश्रय महाकाव्य, न्यायचंद्र का हम्मीर, काव्य पद्मगुप्त का नवशाशांक चरित, विल्लाल का भोज प्रबंध, चंदरबरदाई का पृथ्वीराज चरित पृथ्वीराज रासो। किंतु कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ इतिहास लेखन का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसकी प्रशंसा आधुनिक इतिहासकारों द्वारा की गई है। ऐतिहासिक अनुसंधान के उसके विवेचनात्मक तरीके और ऐतिहासिक तथ्यों के निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के कारण उसे आधुनिक इतिहासकारों में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। संगम साहित्य से हमें दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य की संस्कृति की जानकारी मिलती है। इस साहित्य की कविताओं की कुल मिलाकर 30,000 पंक्तियां हैं। ये कविताएं 2 मुख्य समूहों पदिनेकिलकणकु तथा और पप्पातु में विभाजित हैं। ये जो कविताएं हैं 2 मुख्य समूहों पदिनेकिलकणकु और पतपातु में विभाजित हैं। इस साहित्य से लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है।
अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं विदेशी विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी विदेशियों के विवरण से प्राप्त होती हैं। इन विदेशियों में यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यूनान के प्राचीनतम लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेसियस यूनान का राज्यवेद था तथा उसने यूनानी अधिकारों द्वारा ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, परंतु उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय हो गया। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस